उस वक्त जब मोहम्मद बिन कासिम नेरून में वापस आ गया था, 2 आदमी ऐसे थे जो रातों को सो भी नहीं पाते थे। दोनों इस आवाज के मुंतजिर रहते थे, मुआज से कासिद आया है। और कभी तो दोनों की बेताबी ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी कि वो अपने अपने किले की दीवारों पर जाकर खड़े होते और मुआज की तरफ से आने वाले रास्ते पर नजरें जमा लेते थे। एक हिजानी कैफियत थी जो दोनों पर तारी रहती थी। एक राजा दाहिर था जो अपनी राजधानी अरवाड़ में पेचोताप खा रहा था। दूसरा हज्जाज बिन यूसुफ था जो बसरा में सिंध से आने वाले कासिद के इंतजार में बेचैन रहता था। राजा दाहिर के राज को मुसलमान रोंदते चले जा रहे थे और सिंध की रेत से मस्जिदों के मीनार उभरते आ रहे थे। राजा दाहिर अपनी जमीन पर हिंदू मत के सिवा किसी और मजहब, किसी और अकीदे का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करता था। उसने कई बस्तियों में बुतों की इबादतगाहें बंद करा दी थी। वो सिर्फ उन इलाकों में बुतों के हाथों मजबूर था जहाँ उनकी अक्सरियत थी और जहाँ के हाकिम बुत थे। मगर अब एक ऐसा मजहब उसके मुल्क में दाखिल हो गया था जो उसकी रियाया के दिलों में दाखिल होता चला जा रहा था। तारीख बताती है कि राजा दाहिर ने अपनी जवानी में ही महसूस कर लिया था कि एक न एक रोज उसका सामना इस्लाम से जरूर होगा। और वो यूं हुआ कि अरब के मुसलमान मकरान के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गए। ये उस वक्त की बात है जब मोहम्मद बिन कासिम अभी पैदा भी नहीं हुआ था। उसने बागी अलाफियों को इसलिए अपने मुल्क में पनाह दी थी कि इन्हें वो अरब के खिलाफ कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने अरबों के तिजारती जहाज इस उम्मीद पर लूटे थे और उनके मुसाफिरों को कैदी बना लिया था कि सरा नदी को आने जाने वाले अरब इससे डर जाएंगे और सिंध में कभी आने की जुर्रात नहीं करेंगे। दाहिर को ये कार्रवाई बहुत महंगी पड़ी थी। इस कार्रवाई से पहले उसने और उसके दानिशमंद वजीर ने भी नहीं सोचा था कि वो किस कौम की गैरत को ललकार रहे हैं। दाहिर के दिमाग पर सिर्फ ये खुद सवार हो चुका था कि मुसलमानों को सिंध में दाखिल नहीं होने देगा। उसके जहन से ये हकीकत भी निकल चुकी थी कि उस वक्त की 2 बहुत बड़ी जंगी कुव्वतें रूम और फारिस मुसलमानों के हाथों पिट चुकी हैं और उनके सिर्फ नाम ही बाकी रह गए हैं। अब राजा दाहिर अरवाड़ में बैठा सिर्फ शिकस्त के पैगाम सुन रहा था। हमें शिमनी धोखा दे रहे हैं, राजा दाहिर यही रट लगाए रखता था। महाराज, उसकी बहन ने जो उसकी बीवी भी थी, कहा दीबल का किलादार तो शिमनी नहीं था, विजय राय तो हमारा अपना भतीजा था। ऐसा ना सोचें, इस तूफान को रोकें, फौज इकट्ठी करें, अब मैदान में निकलने का वक्त आ गया है। क्या तुम देख नहीं रही हो कि हम कितनी फौज इकट्ठी कर चुके हैं? ताहिर ने कहा, तुम तूफान का कह रही हो, मोहम्मद बिन कासिम की शिकस्त मेरे ही हाथों लिखी है। क्या वो हमारे हाथियों का मुकाबला कर सकेगा? महाराज की जय हो। दाहिर के वजीर बदहीमन ने कहा, आपकी दहशत से आपके दुश्मन कांपते हैं, लेकिन आपका ये गुलाम वजीर ये कहने की जुरात जरूर करेगा कि जिस फौज के सालार इतनी हसीन और दिलकश लड़कियों को धुतकार दें, वो हाथियों का भी मुकाबला कर सकते हैं। मुसलमान शराब भी नहीं पीते, लेकिन मैं इन्हें अरवाड़ तक नहीं पहुंचने दूंगा। राजा दाहिर ने कहा, अभी वो हमारे राजकुमार जय सेना के मुकाबले में नहीं आए। मैं अरब की इस फौज को खत्म करके बुतों को गद्दारी की सजा दूंगा। सिंध में एक भी बुत जिंदा नहीं रहेगा। वो बोलते बोलते चुप हो गया। कुछ देर सोचकर बोला, क्या मुझे ये बताने वाला कोई भी नहीं कि अरब फौज अब किस तरफ पेशकदमी करेगी? ये राज लेना बहुत मुश्किल है। बदहीमन ने कहा, सीसम से मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज नेरून ले गया है। हमारा ख्याल था कि वो आगे आएगा, लेकिन वो नेरून वापस चला गया है। राज औरत ले सकती है, माहीन ने कहा, या फिर शराब है जो पत्थर के अंदर छुपा हुआ राज भी निकाल सकती है। मुसलमान इन दोनों चीजों से दूर रहते हैं। मैंने जो लड़कियां भेजी थी उनका हुस्न जहरीले नाक का जहर मार देता था, मगर एक नौजवान सालार पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। आइंदा कोई लड़की वहाँ ना भेजी जाए। राजा दाहिर ने कहा, रानी, तुम अब अरवाड़ की औरतों को अरबी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करो। भागने या अपने आप को दुश्मन की फौज के हवाले करने या अपने मर्दों के पीछे छुपने के बजाय मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इन्हें बताओ कि दुश्मन किस किस्म का है, और अगर तुम बुज़दिल बनी रही तो तुम मुसलमानों के बच्चे जनोगी। इनके खून को गरमाओ रानी। इन्हें कहो कि जब तक सांस चलती रहेगी लड़ना है। इनकी गैरत को भड़काओ। मैं औरतों की एक फौज तैयार कर सकती हूँ महाराज, रानी ने कहा। और तुम बदहीमन, राजा दाहिर ने अपने वजीर से कहा, बेट को कोई अकल वाला आदमी भेजो जो वहाँ जाकर बताए कि मुसलमानों ने नेरून के बाद सेवन और सीसम के किले भी ले लिए हैं, और वहाँ के और उनके इर्द गिर्द के इलाकों के लोग जो हमारी रियाया थे अब अरब के मुसलमानों की रियाया बन गए हैं। उसे कहो कि अपने लोगों को फौज में भर्ती करे और मुसलमानों की फौज पर अकब से हमला करने की तैयारी करे। तुम खुद जानते हो कि क्या कहना है, और तुम ये भी जानते हो कि विसायु हमारे वफादार हाकिम और दोस्त हैं। वो पीठ नहीं दिखाएगा।
बीट रनकच का एक बड़ा किला था। उस जमाने में रनकच कशहार कहलाता था। ये तमाम इलाका नशीबी था, इसलिए इसे वादी कहते थे। इस इलाके का हाकिम राजा विसायु था। उसे राजा दाहिर ने ही हाकिम बनाया था, लेकिन वो खुद मुख्तियार था और राजा दाहिर का एक बाजू बना हुआ था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम रासल और दूसरे का नाम मोको था। वो रासल का छोटा भाई था और जवान था। दोनों भाई तेज जनी, शाह सवारी और मैदान जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ा देने की अहलियत और जुर्रात रखते थे। मोको अपने बड़े भाई रासल से मुख्तलिफ फितरत का आदमी था। वो अपनी रियाया से मोहब्बत करता था। उसकी ये आदत उसके बाप और भाई को पसंद नहीं थी। वो मोको के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करते रहते थे कि रियाया राजा और हाकिम की गुलाम और मोहताज होती है, और ये कि रियाया को रोटी देने के बजाय उसके आगे रोटी फेंकी जाए। मोको को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। मोको की शादी की बातें होने लगी थी। उसकी होने वाली दुल्हन हाकिमों के खानदान से थी, लेकिन मोको ने शादी का वादा किसी और से कर रखा था। वो लड़की उसकी रियाया में से थी और वो फौज के एक मामूली से अहदेदार की बेटी थी। मोको से वो मिलती मिलाती रहती थी। मोको ने अपने बाप को बताया कि वो इस लड़की से शादी करेगा, तो बाप परेशान हो गया। उसने मोको को प्यार से समझाया, फिर धमकियां दी कि उसे राज की जानशीनी से महरूम कर दिया जाएगा। मुझे इस लड़की के साथ जंगल में और झोंपड़े में रहना पड़ा तो मैं रहूंगा। मोको ने बाप से कहा, मुझे राज से नहीं उस लड़की से मोहब्बत है। विसायु ने लड़की के बाप से कहा कि वो अपनी बेटी को राजकुमार से मिलने से रोके, वरना उसे फौज की अहदेदारी से महरूम कर दिया जाएगा। लड़की के बाप ने जब लड़की को बताया कि राजा ने उसे क्या हुक्म दिया है, तो लड़की ने बाप से कहा कि मोको उसकी खातिर राज की जानशीनी छोड़ रहा है, तो वो उससे मिलने से कभी बाज नहीं आएगी। मोको उसे जब बुलाएगा और जहाँ बुलाएगा वो पहुँच जाएगी। बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी वक्त बेटी का गला दबाकर उसे मार डाला और वसायु के दरबार में जा पहुंचा। महाराज ने हुक्म दिया था कि अपनी बेटी को राजकुमार मोको से मिलने से रोकूं। उसने ऐलान किया, मैं हुक्म बजा लाया हूँ। महाराज अपनी बेटी का गला घोंटकर महाराज की लाज रख ली है। शाबाश। वसायु ने कहा, बोलो अपनी बेटी के खून की क्या कीमत चाहते हो। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या कीमत क्या इनाम मांगे कि अचानक मोको दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में बर्छी थी। उसकी तरफ लड़की के बाप की पीठ थी। इधर देख, मोको ने ललकार कर कहा, मैं तुझे तेरी बेटी के खून की कीमत देता हूँ। लड़की के बाप ने पीछे मुड़कर देखा। मोको ने पूरी ताकत से उसे बर्छी मारी। बर्छी की आनी उसके दिल में उतर गई। मोको ने बर्छी खींची, उसका शिकार गिर पड़ा। दूसरा वार करने की जरूरत नहीं थी। कोई दरबारी मोको को पकड़ने के लिए आगे न गया, क्योंकि वो वसायु का बेटा था। इसे पकड़ लो, वसायु ने हुक्म दिया। इसे काल कोठरी में बंद कर दो। मोको ने तलवार निकाल ली। अब उसके पास 2 हथियार थे। उसने दरबारियों पर एक उचटी हुई निगाह दौड़ाई। आगे आओ, उसने सबको ललकार कर कहा, हिम्मत करो। उसका बड़ा भाई रसल खाली हाथ उसकी तरफ आया। चले जाओ मोको, रसल ने उसे कहा, यहाँ से चले जाओ। मोको दरबार से निकल गया। उसने बाप से कह दिया था कि उसे काल कोठरी में बंद करने के लिए पकड़ने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मोको लोगों में हर दिल अजीज था। वसायु और रसल को ये खतरा नजर आने लगा कि मोको के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो लोग इसके साथ होकर बगावत न कर दें। लड़ने वाले जो जंगजू थे वो भी मोको को बहुत पसंद करते थे। मोको ने अपने बाप और बड़े भाई से कहा था कि उसे अलग कर दिया जाए, वरना वो इनके लिए मुसीबत बन जाएगा। राजा और रसल ने आपस में सलाह मशवरे किए और यही बेहतर समझा कि कुछ इलाका मोको को देकर उसे अलग कर दिया जाए। चुनाचा इसे सूरत का इलाका दे दिया गया। ये इलाका रनकच का ही हिस्सा था। तारीखों में ये वाक़या तफसील से नहीं लिखा गया कि मोको के दिल में मोहम्मद बिन कासिम की मोहब्बत किस तरह पैदा हुई थी। तारीख मासूमी में कुछ वाज़ेह इशारे मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मोको शिकार का शौकीन था और शिकार के लिए बहुत दूर निकल जाया करता था। शिकार के दौरान उसकी मुलाकात उन अरबों में से किसी के साथ हो गई थी जिन्हें राजा दाहिर ने अपने यहाँ पनाह दे रखी थी। इनसे उसे मुसलमानों के रस्म और रिवाज और इस्लामी तालीमात का पता चला था। चूँकि वो खुद राजा और रियाया के फर्क को तस्लीम नहीं करता था, इसलिए उसे इस्लाम का ये असूल बहुत पसंद आया था कि कोई इंसान दूसरे से बरतर नहीं। इसके बाद उसे पता चला था कि मुसलमान शहर और जिस इलाके को फतह करते हैं उसके लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाते, बल्कि इन्हें वो पूरे हकूक देते हैं जो आज़ाद और बाइज्जत शहरियों को मिलने चाहिए। मोको ने खुलम खुला मुसलमानों के हक में बातें शुरू कर दी थी। उसकी ये बातें जब विसायु और रसल के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश शुरू कर दी और उसे एहसास दिलाने लगे कि वो एक मुल्क का राजकुमार है और मुसलमान उसके मुल्क के और उसके मजहब के दुश्मन हैं। लेकिन मोको ने अपने बाप और बड़े भाई की किसी बात को तस्लीम नहीं किया। उसके दिल में उतरा हुआ ये कांटा नहीं निकल सका था कि जिस लड़की को वो चाहता
چاہتا تھا उसे उसके बाप ने कत्ल करवा दिया था। लड़की का कसूर सिर्फ ये था कि वो रियाया में से थी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ अभी मकामी आदमी भी बहुत हो गए थे। ये सब उसके जासूस बन गए थे। वो शाबान के मातहत काम करते थे और शाबान ने इन्हें ट्रेनिंग देकर जासूसी और मुखबरी के कामों पर लगा दिया था। अरब के जासूस भी थे, लेकिन वो चेहरे और कद काट से पहचाने जाते थे। सिर्फ इन अरबियों को सिंध में जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था जिनका रंग स्याह था। यह ज्यादातर बुद्धू थे जो पैदाइश से मौत तक जिंदगी आसमान तले गुजारते थे। इन्हें सिंध की जबान सिखा दी गई थी, फिर भी इनके पकड़े जाने का खतरा मौजूद रहता था। अब जबकि मुसलमानों ने सिंध के इतने ज्यादा इलाके फतह कर लिए थे और मदफूआ लोगों के दिल मोल लिए थे, कई मकामी आदमी मोहम्मद बिन कासिम के बाकायदा जासूस बन गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इन जासूसों को दूर दूर तक फैला दिया था। इनमें से 2 जासूस रनकच के इलाके में भी गए थे। इनमें से एक वापस नैरून आया और शाबान को मौकों के मुतालिक बताया कि वो मुसलमानों की तरफ माइल है। उसने ये तमाम वाकया सुनाया जो ऊपर आप सबको बताया गया है। उसने ये भी बताया कि मौकों की तरफ अगर एलची भेजा जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि वो दोस्ती का मुआहदा कर ले, बल्कि वो इताअत भी कबूल कर लेगा। शाबान ने मोहम्मद बिन कासिम को ये सारी बात सुनाई और कहा कि वो खुद मौकों के पास जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे इजाजत दे दी और उसके साथ जो मुहाफिज भेजे वो ताजिरों के भेस में थे। शाबान भी जनूबी हिंदुस्तान का ताजिर बन गया था। मोहम्मद बिन कासिम के पास बहुत कीमती अशिया थी जो उसे दीबल, नैरून, सेहवन और सीसम से हासिल हुई थी। शाबान इनमें से कुछ बेश कीमती अशिया अपने साथ ले गया। दूसरी अशिया जो ऊँटों पर लादी गई थी, इनमें ज्यादातर अनाज और ऐसी खुर्दनोश की चीजें थी। ये काफिला 2-3 दिनों की मुसाफत करके सूरत पहुंचा। वहाँ के लोग जिनमें ज्यादातर ताजिर और दुकानदार थे इकट्ठे हो गए। शाबान बेश कीमती चीजें जो मोहल्लात में रखने वालों के लिए ही काम आ सकती हैं लेकर मोको के यहाँ चला गया। उसने मोको को इत्तला भिजवाई कि जनूबी हिंद का एक ताजिर कुछ कीमती चीजें लेकर आया है। उसे मोको ने अंदर बुला लिया। शाबान ने अपना कीमती माल मोको के आगे रख दिया। मोको ने कुछ चीजें पसंद की और इनकी कीमत पूछी। मेरा ख्याल है महाराज कीमत अदा कर चुके हैं। शाबान ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? मोको ने पूछा, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मैंने यहाँ आकर सुना है कि आप मुसलमानों के खैरख्वाह हैं और आप अपनी रियाया को अल्लाह की मखलूक समझते हैं। शाबान ने कहा, आपने देखा नहीं, मैं मुसलमान हूँ और मैं जनूबी हिंद से कारोबार करता हूँ। हम मुसलमान किसी का एहसान नहीं भुलाया करते। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि आप खुदा के बंदों में ऊंच नीच को नहीं मानते और मैं ये चीज़ें बेचने के लिए लाया हूँ, लेकिन इनमें से आपको जो पसंद है वो मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर रख लें। नहीं, मोको ने कहा, अगर मैंने मुसलमानों के हक में कोई अच्छी बात कह दी है तो मैं इसके एवज किसी मुसलमान से कोई तोहफा कबूल नहीं करूँगा। तुम ऐसा तो नहीं कर रहे कि मुझे तोहफे देकर खुश कर दोगे और मेरे लोगों को अनाज वगैरह महंगे दामों दोगे? मैं अपने लोगों के साथ ये धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या आप मंडी से किसी को बुलाकर मेरे अनाज, तेल और दूसरी अशिया का भाव नहीं पूछेंगे? शाबान ने कहा, मुसलमान धोखा खा लेते हैं मगर धोखा देते नहीं। शाबान ने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए बातों का रुख मोड़ दिया। यही इसका फन था जिसमें उसे कमाल हासिल था। उसने मोको को अपने असर में लेकर मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र छेड़ दिया। अगर आप अरब की फौज का मुकाबला करेंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। शाबान ने आखिर में कहा, अगर आप मोहम्मद बिन कासिम के साथ पहले ही दोस्ती का मुआहदा कर लें तो आप इसी तरह यहाँ के हाकिम रहेंगे जिस तरह अब हैं। आपको मजीद फायदा ये मिलेगा कि आपकी और आपकी रियाया की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत और जरूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर होगी। मुझे यकीन नहीं आता, मोको ने कहा, क्या कोई फातेह मतफू लोगों के साथ ऐसा अच्छा सलूक कर सकता है? दीबल से मालूम करा लें। शाबान ने कहा, नैरून में खुद जाकर देख लें, कई और बस्तियां मुसलमानों के कब्जे में आई हैं। क्या आप मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहदा करना चाहते हैं? तुम ताजिर हो, मोको ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता। अगर मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहूँगा तो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपना इरादा बताएं। शाबान ने कहा, मैं अरबी फौज के सालार मोहम्मद बिन कासिम के साथ बात कर सकता हूँ। मैं खुद अरब के सालार के पास नहीं जाऊँगा। मोको ने कहा, उसकी एक वजह तो ये है कि तुम्हारा सालार मुझे बुज़दिल समझेगा। दूसरी वजह ये है कि मेरा बाप और मेरा भाई इसीलिए मेरे दुश्मन बने हुए हैं कि मैं मुसलमानों को अच्छा समझता हूँ। वो कहेंगे कि मैंने लड़े बगैर मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली। मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आप मोहम्मद
محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو آپ اس جگہ کے حاکم رہیں گے۔ شعبان نے کہا آپ پر صرف یہ شرط عائد کی جائے گی کہ محمد بن قاسم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ کو اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تم اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کر رہے ہو، موکو نے کہا، اور تم مجھے ورغلا رہے ہو۔ ایک سالار کی طرف سے ایسی بات منہ سے نہ نکالو جو سالار پوری نہ کرنا چاہے۔ تم اپنے دماغ کو تجارت تک ہی رکھو۔ میں اپنے سالار کی طرف سے بات کر رہا ہوں مہاراج، شعبان نے کہا، اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تاجر نہیں، نہ جنوبی ہند سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں محمد بن قاسم کا ایلچی ہوں۔ یہ چیزیں محمد بن قاسم کے تحائف ہیں جو اس نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ پھر تم اس بہروپ میں کیوں آئے ہو؟ موکو نے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ میری ان باتوں سے ناراض بھی ہو سکتے تھے، شعبان نے کہا۔ اگر میں ایلچی کے روپ میں آتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے قید میں ڈال دیتے یا میری بےزتی کر کے مجھے یہاں سے نکال دیتے۔ میں نے اپنا آپ اس وقت ظاہر کیا جب یقین ہو گیا کہ آپ دوستی کا معاہدہ کر لیں گے۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میں اس کی دوستی قبول کر لوں گا، موکو نے کہا۔ تم اسی بھیس میں یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ شعبان تحائف وہیں چھوڑ کر منڈی میں گیا۔ اس کے آدمی جو تاجروں کے روپ میں اس کے ساتھ آئے تھے سامان بیچ چکے تھے۔ انہیں ساتھ لے کر وہ نہرون روانہ ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے لوگوں سے موکو اور اس کے باپ وسایو اور بھائی رسل کے حالات اور فوجی طاقت وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی۔